हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे आपने पढ़ा था सेम उसी तरह का है ये भी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो ज़रा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। किस पर बात करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एक्चुअली जैसे मान लेते हैं ये कोई एरिया है, इस एरिया से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से इस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, मान लेते हैं। तो यही कितने नंबर किसी पर्टिकुलर एरिया से, कोई सरफेस है उसकी एक एरिया होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस अगर है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। कोई सर्फ एरिया है, उसका सरफेस है, उस सरफेस के उसके जो प्लेन है, एरिया का जो प्लेन है या सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर जो जाता है, जैसे कि इसके परपेंडिकुलर अगर जा रहे हैं, मान लो दो लाइनें पास कर रही हैं, 3 लाइनें पास कर रही हैं, कितनी लाइनें पास कर रही हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द, अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कैसे? तो मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ज़रा देखा जाए, हमने कहा कि ये एरिया है, तो अगर ये एरिया हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका अपना एक एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन होती है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया है तो इस एरिया का जो ये इसके परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन एरिया की। तो एरिया की ये डायरेक्शन होती है, तो ये एरिया की डायरेक्शन है, इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। उसके जो जिस एरिया जिस प्लेन में होती है उस प्लेन के नॉर्मल होता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इससे थीटा एंगल बना रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये है, बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, डिफिनीशन ये कह रहा था कि एरिया जो सरफेस होता है, एरिया का जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उसके परपेंडिकुलर तो ये वाली डायरेक्शन है, इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस डायरेक्शन में हो। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब हम इस डायरेक्शन यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी कास थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया और बी कास थीटा, इसके प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, फाई बी, इसे हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से। तो हम डिनोट करते हैं किससे? इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, या सरफेस के नॉर्मल, जो सरफेस है जिस सरफेस में एरिया है उसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि गलती ये करते हैं कि हम डिफ़ाइन करते समय कह देते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया, ना एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, एरिया का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। क्योंकि एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो खुद जो है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, वो जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। मान लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये जो ये नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए, जो कि होगा बी कास थीटा। अगर एरिया ये है तो हम इसे फाई से डिनोट करते हैं।
तो फाई, और यहाँ बी लिख देते हैं, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाई ई यूज़ करिएगा। यहाँ ई लिख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा बी ए कास थीटा, एरिया इंटू कास थीटा, यानी बी ए कास थीटा। तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कास थीटा। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था वो कितना होता था, ई ए कास थीटा होता था, एकदम उससे उसके एनालॉगस ही है बिल्कुल। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था क्या होता था, फाई इज इक्वल टू होता था ई ए कास थीटा। तो ई ए कास थीटा, तो यहाँ पे ई की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरिया वही कास थीटा। तो ये ध्यान रहेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, फाई बी हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। क्लियर। अब ज़रा देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में फार्मूले को। तो वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि बी ए कास थीटा है, जब डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी ए कास थीटा। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट है तो क्लियरली है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, डब्लू स्मॉल बी, ये सिंबल हो गया, कैपिटल डब्लू स्मॉल बी, ये हो गया इसका सिंबल। क्लियर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है वेबर। अब बात करें हम इसका, या वेबर को ही दूसरे तरीके से टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। जैसे हमने कहा फाई जो होता है हमारा बी ए कास थीटा होता है, तो अगर हम बी का यूनिट देखें तो टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, और इसका मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। ठीक है, चलो डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं इसका। उससे पहले हम सीजीएस यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट, क्योंकि मैक्सवेल ने जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स और उससे बहुत सारी स्टडीज़ करी थी, आगे जाके चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। तो इस वजह से उनके नाम पे सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू होता है 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁸ वेबर। तो ये भी ध्यान रहे कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁸ वेबर। तो मैक्सवेल एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई, स्मॉल जो क्वांटिटी है, जबकि वेबर एक बड़ी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये रहा। अब डायमेंशनल फार्मूला पे बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूले में हम देखें कि बी है और ए है और कास थीटा है, तो ये तो रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा। तो बी का है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले अगर नहीं याद है तो कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ आप जानते हो कि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी बी, साइन थीटा कास थीटा होता है, तो उसका तो यूनिट नहीं रहेगा इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे। एफ इक्वल टू क्यू भी बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू भी। तो एफ यानी फोर्स का, तो एम एल T⁻⁻2 देखा जाए, क्यू है तो AT हो जाएगा, और V मीटर पर सेकंड यानी L T⁻⁻1, राइट। अब देखिए यहाँ से T से ये वाला T के पावर -1 है, तो ये वाला T और ये वाले T दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1। और उसके बाद ये L है, तो ये इस L से ये वाला L कैंसिल हो, L का हो जाएगा 0। तो यानी कि क्या बच गया, आपका बच गया M बच गया, T⁻⁻2 बच गया, यानी M T⁻⁻2 और A के पावर -1। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अभी किसका निकाला हमने, मैग्नेटिक फील्ड का। एक बार फिर से देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंस जानते हैं, एक बार निकालना सीख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी बी, साइन थीटा होता है तो उसको नहीं लिख रहे हम, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू भी। तो मैग्नेटिक डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इट विल बी इक्वल टू होगा एफ का जो होगा mL T⁻², फोर्स का, और Q है चार्ज, उसका होता है AT, और L T⁻⁻1। और इस तरह से फाइनली जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से देखिए T से T ये कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A तो m T⁻² एंड A⁻⁻1। ये आया मैग्नेटिक फील्ड का। अब फ्लक्स का निकालना है, तो फ्लक्स का निकालना है m T⁻⁻1 A⁻⁻1, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम जो है फ्लक्स के लिए करें तो फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बात करें, डायमेंशनल फार्मूला फाई, तो ये हो जाएगा बी का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाला अभी, m T⁻², A⁻⁻1, और एरिया के लिए L²। इस तरह से ये हो जाएगा mL² T⁻², A⁻⁻1। ये आ जाएगा अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर यही थोड़ा सा है कि फॉर स्मॉल एरिया DS, अगर स्मॉल एरिया जो है ना बहुत स्मॉल ले ले, जैसे यहाँ पे है स्मॉल एरिया, हम DS ले लेते हैं, छोटी सी एरिया है DS, उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी छोटा सा होगा, तो इट विल बी BDS cos थीटा, इट विल बी BDS cos थीटा, या इसे लिख सकते हैं d phi इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर DS, ठीक है। तो स्मॉल एरिया के लिए ये d phi इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DS। ये हो गया हमारा स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए। फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, व्हेन एंगल विल बी, जरा देखा जाए यहाँ पे था BA cos थीटा, फाई इक्वल टू हमारा क्या था BA cos थीटा। तो अब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव का होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो थीटा होना चाहिए वो 0 to 90 के बीच में होना चाहिए, यानी कि अगर एंगल जो है 0 to 90 के बीच में हो, या 0 हो या 90 हो, तो उस केस में हमारा फ्लक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि फाई इक्वल टू हमारा है, फाई इक्वल टू है BA cos 45, तो अब चूँकि cos 45 ये 0 और 90 के बीच का ही एंगल है, तो इसलिए ये जो फाई होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर मैं कह दूं इसी का, अगर हम इसी को कह देते हैं कि यदि यही हो जाए फाई इक्वल टू BA cos 120, तो आप जानते हो कि 120 वाला हमने कहा पॉजिटिव नहीं होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए फाई की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव के लिए एंगल कितना हो चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 हो या 90 हो तभी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में जो cos थीटा होता है ना, अगर जो दूसरे क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी cos माइनस होता है, यहाँ भी cos माइनस, यानी कि 90 से ले करके आपका 270, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, तो 90 से लेकर के 270 डिग्री तक अगर थीटा की वैल्यू हो, इसके बीच में हो, तो कह सकते हो कि जो फ्लक्स होगा इट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जब थीटा इज बिटवीन 90 to 270, 90 से 270 होगा, तो फ्लक्स हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा, तो जीरो होने की कंडीशन है कि जब थीटा जो है कितना हो, थीटा यानी cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है कितना, 0, तो इसलिए ये इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री और थीटा इज़ 270 डिग्री, cos 270 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो या थीटा 270 डिग्री हो, तब उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो फाई विल बी इक्वल टू 0 होगा, उस समय
क्योंकि कास्ट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, कास्ट 270 की वैल्यू भी 0। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब मेथड्स की बात कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम